अगर बात करें पिछले साल 2020 में पंजाब से एक ऐसी जंग देखने को मिली जिसकी शुरुआत पंजाब से हुई, हरियाणा पूरे भारत में फैली। जिसके आपको बता दें कि किसान आंदोलन जो लगभग आज पूरा 1 साल हो चुका है, आज पूरी बुलंदियों पे पहुंच चुका है। आपको बता दें कि ये इस किसान आंदोलन पे एक अब कहते हैं कि बुक लिखी गई है। यहाँ इस वक्त मौजूद हैं रमेश शेरगिल जो भारत के सबसे मशहूर गायक भी हैं। सर, किसान आंदोलन की बात करें तो लगातार 1 साल बीत चुका है। पहले की शुरुआत की बात करें, इसी महीने में नवंबर में इसकी शुरुआत हुई थी। किस तरह देखते हो कि ये लंबा एक जंग चली है पंजाब में, किस तरह देखते हो? इसको इसके जो मायने हैं वो केवल पंजाब के लिए नहीं हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं। और इससे हमने पूरे हिंदुस्तान की किसानी को आज़ादी दिलवाई है। ये ऐसा काम मेरे ख्याल से पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। और ये एक अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा इस्तेमाल करें तो एपॉक मेकिंग एक वाक़या है। और मुझे बहुत खुशी है। और बतौर पंजाबी, बतौर हिंदुस्तानी, मुझे लगता है कि इसका नतीजा, इसका परिणाम हम आने वाले कुछ सालों में देखेंगे, पीढ़ियों में देखेंगे। जिस तरह से एक कॉरपोरेट जगत का एक आधिपत्य पूरे हिंदुस्तान के ऊपर होता जा रहा था, उसको चुनौती दी है। और एक बहुत मुबारक क्षण है। मैं बहुत खुशी है मुझे यहाँ मैं इस मौके पे अमनीत जी की किताब के उद्घाटन के मौके पे यहाँ मैं उनके साथ हूँ। असली काम इसके अंदर लेखकों ने किया है, इसके अंदर आंदोलनकारियों ने किया है। तो मैं बतौर एक कल्चरल एक्टिविस्ट, मैं तो हाशिए पे था, पर सारा जो श्रेय है वो इसके आंदोलनकारियों को और मैडम जैसे जो संजीदा लेखक हैं इनको जाता है। मैम ने तो मैम आपकी तरफ से कहे कि इतिहास को पन्नों में परो दिया गया है, क्योंकि एक अरसे से बड़े लंबे से इसकी जंग चली है। अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के मटका चौक पे बाबा लाभ सिंह भी काफ़ी लंबे समय से बैठे थे। मैम, इस चीज़ को लिखना, एक किताब में परोना, कहाँ से ये आइडिया है, किस तरह से शुरुआत की? देखो, जब नेशनल मीडिया किसानों को आतंकवादी कह रहा था, है ना, एक नॉट नेशनल मीडिया, एक हमारे बहुत ही हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम बहुत सूझवान कहते हैं, और हमारे जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग उनको वोट दे के पार्लियामेंट में बिठाते हैं, है ना। तो उनकी जो भाषा सबकी सुन के जो मेरे को लगा कि हमें कुछ आवाज़ उठानी चाहिए उन लोगों के लिए। मैं उस किसानी फैमिली से हूँ, उस फार्मर फैमिली से हूँ जिस किसानी आमदन से पढ़कर मैं आज एक जॉब में हूँ ना, एज अ टीचर मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए कर्ज़ उतारने का बहुत ही एक सुनहरा मौका है। मैं उनके साथ खड़ी हूँ और लिखूँ उनके लिए। इसमें जैसे इतिहास आपने आज इसमें वर्णन कर दिया है, उसके अलावा किस तरह देखो, 1 साल से ये लगातार जंग चली है, किस तरह देखते हो? क्योंकि आज हर एक बुजुर्ग भी वहाँ बॉर्डर पे है और बच्चे तक भी अपना उन्होंने समर्थन दिया है, किस तरह उसे देखते? देखो, ये जंग पंजाब ने शुरू की थी। पंजाब से ही जो रेवोल्यूशन वो पंजाब से स्टार्ट होता है, लेकिन जो ये मसला था वो इस पूरे देश के किसानों का मसला था। अगर हम अब एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ठीक है, जो 3 कानून थे वो रद्द हो गए हमारे, लेकिन हमारे जो एमएसपी का मसला है वो वहीं है। किसान की जो हालत है देश में वो वहीं पे है, उसमें कोई सुधार नहीं है। ये है कि हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे या जो भी हमारी एक लॉ आने वाला था उसके लिए अपोज करके हमने किसान को आने वाली एक दर्दनाक स्थिति से हमने उनको बचा लिया है। लेकिन अभी जो हालात हैं किसान के, वो भी बहुत गंभीर सोचने वाला मुद्दा है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। रमेश जी, एक बड़ी चीज़ देखने को मिलती है पंजाब और पंजाबियत। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब का जो असल में इतिहास है, पंजाब का विरसा आज अलोप हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जैसे दोबा हो गया, कई चीज़ें हो गई, पुआध आज पूरे पंजाब में ख़त्म हो चुका है। किस तरह देखते हो, क्योंकि आप एक बेहतर कलाकार भी हैं, कभी सोचा कि क्यों पंजाब से पंजाब की जो असली कल्चर है वो आज अलोप हो रहा है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान, पूरी विश्व के ऊपर ही एक यूरोपीय एक परछाई पड़ रही है। और शायद दुनिया का कोई ऐसा सभ्याचार हो, शायद कोई ऐसी संस्कृति हो जो
इससे बची हो। तो ये एक मत्स्य न्याय का एक उदाहरण है। इसके अंदर जो बड़ी मछली वो छोटी मछली को खाती है, जो यूरोप है वो हिंदुस्तान को खाता है, हिंदुस्तान पंजाब को खाता है, पंजाब के अंदर जो इनका सबसे बड़ा जो रीजन है मालवा, शायद वो माझा को खाता है, शायद पुआध को खाता है। तो ये एक चलन है, इसके अंदर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि साजिश है या क्या है, ये एक किस्म का रुझान है, ऐसा हो रहा है, ऐसा एक लॉजिक बन गया है और इसी को हम चुनौती देना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के जो निवासी हैं वो अपनी धरोहर समझें। चंडीगढ़ के अंदर हम अलग अलग इलाकों से पंजाब के यहाँ आके रहते हैं और जो यहाँ की भाषा है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की ज़बान है, जो कि पुआधी कहते हैं जिसको, जो यहाँ से लेके आगे पटियाला तक जाती है, वो ऊपर सोलन ज़िले तक जो ये भाषा बोली जाती है, आनंदपुर और इसके आसपास के ज़िले रोपड़ वगैरह में भी ये बोली जाती है। तो हमें हमारे मन मस्तिष्क में एक हमारी ज़मीर में इसकी एक कण होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जिस संस्कृति की ज़मीन के ऊपर सरज़मी पे हमने आश्रय लिया है, हमारा कुछ देना उसको भी बनता है। संस्कृति जो है ये बड़ी एक कमाल चीज़ है। आपकी और मेरी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा महत्व यही देती है, सबसे ज़्यादा आनंद यही देती है। आप अपने गांव जाएंगे और अगर आपके साथ सब अंग्रेज़ी में बोलें तो शायद आपको उतना लुत्फ़ ना आए, आपको लगे उतनी आत्मीयता महसूस ना हो। तो जो इंसान है ये एक आत्मीय जीव है। इसको जो सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है वो आत्मीयता से मिलता है और उसका एक बहुत गहरा संबंध भाषा से है। और मैं समझता हूँ कि जब तक पंजाब के अंदर पंजाबी रहेगी तो वह पंजाब रहेगा, नहीं तो हम भी और दूसरे इलाकों की भांति हम भी एक बस्ती बन के रह जाएंगे जो हमसे बड़ा कल्चर होगा उसकी। अगर बात करें तो अगर थोड़ी सी सियासी की बात कर ले तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर एक बड़ा ऐलान किया गया कि पंजाब में अब पंजाबी की पहल होगी। कई लोगों ने प्रदर्शन भी किया क्योंकि एक तारीख को आप देखते हैं कि कई पंजाब में प्रदर्शन, क्योंकि पंजाबी पीछे जा रही है। अब किस तरह देखोगे, पंजाबी को सबसे पहले दे दी है हर स्कूल में, हर जहाँ भी कोई नौकरियाँ करते हैं वहाँ पंजाबी का पहल होगी। किस तरह देखते हो इस चीज़ को? देखिए, जब इसके ऊपर कोई सरकारी नोटिफिकेशन आएगी तब देखा जाएगा। अभी तो बात हवा में है। अभी तो हालत यह है कि सीबीएसई ने इसको एक माइनर भाषा बना दिया है और अभी तो आलम यह है कि पंजाबी जो है ये एक निचले तबके की, निचली श्रेणी की भाषा मानते हैं। इसके अंदर इसको फूहड़ लोगों की भाषा की माना जा रहा है इसको। तो मुझे ये लगता है कि हम जो पंजाबी हैं और जो हिंदुस्तान है वो ये समझे कि ये पहली ज़बान है हिंदुस्तान की, जो हमारे पास सबसे बड़ा हिंदुस्तानी संस्कृति का नींव पत्थर माना जाता है, हड़प्पा। वहाँ के लोग भी पंजाबी बोलते थे। और बाबा फरीद जो 7वीं सदी के अंदर जिनका काव्य है वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी दर्ज है। उस काव्य को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि शायद जो इस वक्त सर्वाइविंग कविताओं की शैलियाँ हैं उसके अंदर भी सबसे पुरातन जो है वो पंजाब की कविता ही होगी। तो ये कोई कल की ज़बान नहीं है, ये कोई छोटी ज़बान नहीं है, ये एक नगण्य ज़बान नहीं है, ये एक बड़ी पुरानी ज़बान है और पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना एक कला है और वो एक देश के लिए, एक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैम किताब आज लिख दी गई है, आज इसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है, इसका क्या नाम है और आखिर में आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि लगातार इस चीज़ को हर चीज़ ने देखा है अपनी आंखों से, किस तरह आप देखते हैं? बुक का नाम है अ साइलेंट अवेकनिंग, पार ऑफ द प्लो। वाई इट इज़ अ साइलेंट अवेकनिंग? बिकॉज इट वॉज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट, है ना। बहुत ही डिसिप्लिन में शांतिपूर्ण आंदोलन था ये, जो किसानों ने वहाँ बैठ के अपनी सभ्यता का प्रतीक दिया, है ना। पार ऑफ द प्लो, हल की ताकत। और वो हल की ताकत शायद हमने सबने देखी है कि जो किसान है उसके पास, अगर हम कहें, किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो खोना जानता है।
सेक्रीफाइस करना जानता है। उसकी फसल भरी फसल काटने वाली होती है। जब हम उसको कहते हैं कि फसल हो गई है, अब हम इसको काट के मार्केट में लेके जाएंगे और पैसा कमाएंगे, है ना, जो 6 महीने का साल का हमने जो लागत लगाई वो आ जाएगा हमारे पास। लेकिन उसकी आंखों के सामने भारी बारिश हो जाए, हवा आ जाए, वो सारी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है ना। तो वो किसान फिर भी दिल नहीं छोड़ता, वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कुदरत का था, अब क्या कर सकते हैं, अगली बार देखी जाएगी, है ना। तो ये आंदोलन में भी जो वहाँ पे बैठा किसान 1 डेढ़ साल, वो सिर्फ किसान के इस व्यवहार से जो वो खोना जानता है, उसकी वजह से वहाँ बैठ के उसने 1 साल ये आंदोलन लड़ा। मैम, जो ये बुक लिखी गई है उससे पहले कहते हैं कुछ ही समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर खुलेआम में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। किस तरह देखते, क्योंकि उनकी तरफ से एक तरफ माफ़ी मांगना और एक तरफ बुक का, क्या इसमें भी कुछ उसका वर्णन किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का माफ़ी मांगना सबसे बड़ी बात है। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने इस बुक में एक अपील किया था, जिसमें मैंने उनको विनती की थी कि आप किसानों की बात सुने और उसके ऊपर आप बहुत सूझवान हैं, और जो इसके खिलाफ हैं या जो भी आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या आपकी जो कैबिनेट है ना, उसके ऊपर बात की जाए और ये मुद्दा जो है किसानों का उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। लेकिन मेरी बुक प्रिंट में थी उस टाइम पे जब प्रधानमंत्री जी का ये संदेश आया, तो मैंने प्रिंट रोक के उसमें एक लास्ट पेज मैंने ऐड किया, जिसमें मैंने एक थैंक यू नोट किया प्रधानमंत्री जी को कि आपने इस मसले का बहुत जल्दी हल निकाल दिया। और मैं ये भी उनको अपील करना चाहती हूँ कि जो 3 कानून थे वो आपने रद्द कर दिए, लेकिन जो एक एमएसपी का मुद्दा है, जो किसान का, पूरे देश का किसान का एमएसपी का जो मुद्दा है, उसके ऊपर लॉ बनाया जाए और उसको हर किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये वो बुक है जिसमें इतिहास रच दिया गया है अमनीत कौर की तरफ से, और जिसकी आज लॉन्चिंग पे रेमी शेरगिल भी मौजूद रहे, जिन पर उनका साफ तौर पे कहना था कि जो 1 साल से लगातार लंबी जंग चली थी उसको आज हल्का सा इनकी तरफ से कोशिश की गई है, ताकि जो आम लोग हैं, आम जनता उसे समझ सकें और इससे अच्छे से पढ़ भी सकें। मैं हूं न्यूज़ 24 चंडीगढ़।